partial differential equation. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन मेनली करना है हम लोग को। छोटा सा चैप्टर है लेकिन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसका दो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशंस करना। तो हम लोग को वो दोनों क्वेश्चन क्या, पहले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसा कोई फंक्शन विच कंटेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा बात करें, del 2 phi by del x स्क्वायर प्लस del 2 phi by del y स्क्वायर प्लस del 2 phi by del z स्क्वायर। यहां पर डेल से डिनोट करेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, del 2। अब फर्स्ट और जो बराबर मान लो यहां पर हम लोग ले लिया 0। ये लैपलेस इक्वेशन है, इसको हम लोग देखे थे सेमेस्टर 2 में। इट इज एक्चुअली ये लैपलेस इक्वेशन। ज्यादा इसमें इधर उधर की बात नहीं करे, अपने क्वेश्चन पर आ जाए। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, जिसका फिजिक्स का चीज नहीं है जो इसमें बहुत देर तक बोलते रहे इसके बारे में। मैथमेटिकल टर्म है, फिजिक्स जहां होता है वहां न कॉन्सेप्ट्स की बात हुआ। ये सब तो एक टेक्निक मैथमेटिक रूल्स है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करोगे डेल ऑपरेटर से। और वो जो ऑर्डिनरी पहले जो हम लोग सेमेस्टर 1 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखते थे इस टाइप का, जिसको डी से डिनोट करते थे आप, जिसको आप ऐसे लिखते थे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग। यहां पर भी कोई फंक्शन उंक्शन या कोई कांस्टेंट सब होता था। मान लो k इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई बराबर 0। तो इसको बोलते थे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका नाम था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें y ओनली फंक्शन ऑफ x, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही तो हो, जैसे ओनली x, उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी ग्रेटर देन 1। यहां का डिपेंडेंट वेरिएबल तो फाई हुआ, और ये फंक्शन है किसका किसका, x का भी, y का भी और z का भी। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को इट इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे डिफरेंस? पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन था सेमेस्टर 1 में इस टाइप से डी के फॉर्म में लिखते थे, डी, तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही वो होता था। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल। एक एग्जांपल किया हम लोग, और ये क्वेश्चन तो करना भी है हम लोग को। ये क्वेश्चन करना भी, जो दूगो क्वेश्चन बोले उसमें एगो ये है जिसका ये लैपलेस इक्वेशन है, ये एक्चुअली इसका सॉल्यूशन करना आपको। डिफरेंसेज है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात लैंग्वेज में लिखना जरूरी नहीं है, एग्जांपल से समझ रहे हो। थोड़ा सा मेंशन कर दो थोड़ा सा मेंशन। तो इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, if differential equation contain one independent variable, then it is called ordinary
It is called ordinary differential equation. And if differential equation contain more than one independent variable, if differential equation contain more than one independent variable, then it is called partial differential equation. अब इसमें हम लोग को कौन दो क्वेश्चंस कर सॉल्यूशंस करना है. सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन तो देख ही लिए. ऑर्डिनरी वाले को डी से और पार्शियल वाले को डेल से डिनोट करेंगे. और सब बात यहां भी होगा जो ऑर्डिनरी में था. क्या क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या क्या डिफाइन करते थे हम लोग? डिग्री, ऑर्डर, होमोजीनियस, इनहोमोजीनियस. तो जितने भी बात ऑर्डिनरी में डिफाइन करते थे वो सब बात पार्शियल वाले में भी. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, होमोजीनियस, इनहोमोजीनियस, ये सब जो प्रॉपर्टी था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सब बात पार्शियल वाले में भी वैलिड होगा. बस डिफरेंस ओनली रिप्रेजेंटेशन में और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में. और सब कुछ ऑर्डिनरी वाला बात ही चलेगा यहां पार्शियल वाले में भी. ठीक है ना? ये डिग्री, ऑर्डर, ये सब आप 12 लेवल में भी डिफाइन करते थे. वही डिफिनीशन सब, वही प्रॉपर्टी सब. अब सॉल्यूशन में बात करें हम लोग. सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो, चूंकि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन का भी बहुत सारे मेथड है. हम लोग को पूरे ग्रेजुएशन में 2 जगह पढ़ना है. एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को एक अभी पढ़ रहे हो और एक सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे. वहां भी मैथमेटिकल फिजिक्स है. तो अभी जो पढ़ना है आपको उसमें सॉल्यूशंस कैसे करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले का. देयर आर ए नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. लिखो, देयर आर ए नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व a number of methods to solve partial differential equation. लेकिन अभी जो मेथड है वो मेथड है, one of them is solution by separation of variable method. Solution by सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड. ये एक मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड. इस मेथड से अभी सॉल्व करना है हम लोग को, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड. अब क्या है ये मेथड? ये देखो, इसमें इन दिस मेथड सॉल्यूशन कैन बी टेकन as the product of a number of function containing one independent variable. मेथड क्या है? सो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या है? कैसे सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस मेथड से?
जब भी बोले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो, इसके माइंड में क्या उठता होगा? मान लो अभी अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है del 2 फाइव बाई del एक्स स्क्वायर प्लस del 2 फाइव बाई del वाई स्क्वायर बाई प्लस del 2 फाइव बाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब क्या फाइंड करना? फाई एज ए फंक्शन ऑफ क्या? एक्स वाई जेड, ये क्या होगा ये फाइंड करना, यही सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना यानी उसका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कैसा फंक्शन में है ये फाइंड करना। यानी फाई एक बात तो यहाँ तीन तीन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्लियरली ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हुआ। तो ये फाइंड करना। तो इसमें हम क्या मेथड आपको बोले हैं वो सुनो। जो सॉल्यूशंस होगा ना उसको तीन फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में सॉल्यूशन को यूज करना। तीन फंक्शन का प्रोडक्ट, और तीनों फंक्शन एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चंस को लेके हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका फेमस क्वेश्चन है, लैपलेस इक्वेशन सॉल्व लैपलेस इक्वेशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, ऐसे बोलता है क्वेश्चन। पहले तो ये बोलता है क्वेश्चन आपका कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे देता है ना, डिफाइन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, define partial differential equation and solve Laplace equation by using separation of variable method। सेपरेशन ऑफ, ये वो क्वेश्चन है इस चैप्टर में, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन ही है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड एक ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देता है, ये बात तो लिखेगा ही, डिफाइन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व वेव इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। देखो यही दो क्वेश्चन है और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन। जितना छोटा दिख रहा है ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन बहुत इसका तो ज्यादा लंबा नहीं, इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा आता है। हम लोग सेमेस्टर 2 में जब ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो धागा में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव डिराइव किए थे, ऐसे डिराइव किए थे, del 2y by del t square equal to v square into del 2y by del x square। ये था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। और ये इक्वेशन हम लोग धागा में डिराइव किए थे, स्ट्रिंग में। याद करना सेमेस्टर 2 का पहला चैप्टर पेपर 2 का ऑप्टिक्स जब स्टार्ट किए तो पहला चैप्टर वेव ही था। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना, ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ का डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, जो फंक्शन है किसका, x एंड t का। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ, और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसको देखो, ये तो कोई भी वेव का इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये धागा ही में नहीं, फ्लूइड मीडियम में भी वेव का इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही आता है। आप कोई भी वेव की बात करो ऐसा ही, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है धागा वाला वेव में। धागा में जो वेव प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, उसके लिए इसका सॉल्यूशन करना है। और यहाँ पर लैपलेस इक्वेशन ये भी देखे हो कहां पर, सेमेस्टर 2 में
पॉइजन्स इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन, ये सब सेमेस्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे हम लोग। लेकिन बस फाई की जगह भी लेते थे, पोटेंशियल, ऐसे था लैपलेस इक्वेशन। हम लोग जो लैपलेस इक्वेशन पढ़े हुए डेल टू भी बराबर 0 ऐसे पढ़े हुए थे, वेयर भी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। जरूरी नहीं है कि यहां पर भी होगा तभी इसको लैपलेस इक्वेशन बोलेंगे। कोई भी स्केलर फंक्शन यहां होगा भी की जगह, वो लैपलेस इक्वेशन कहलाएगा। यही भी की जगह, फाई की जगह भी डाल दो ना, और डेल टू ऑपरेटर को लैपलेसियन ऑपरेटर, लैपलेसियन ऑपरेटर जो डिफाइन था कितना से, डेल टू बाई, यहीं पर फाई की जगह भी डाल सकते हैं आप, यानी डेल टू भी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन के बाद लिखना हम, है ना, ये इस इक्वेशन के बाद प्लस डेल टू भी बाय डेल वाई डेल जेड स्क्वायर बराबर 0, ये लैपलेस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, वेव इक्वेशन को, और इसका सॉल्यूशन जो करना है वो यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। जो मेथड हम लोग नहीं जानते हैं, अभी देखेंगे। अभी चले इसी को उठाते हैं और इसी में उस मेथड को सिखाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ है, इसलिए पहले आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को इस क्वेश्चन में समझ लो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन। ये लैपलेस इक्वेशन क्या हुआ, डेल टू फाई की जगह भी रख सकते हो आप, बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाय डेल वाई स्क्वायर। ये कार्टेजियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, इसको बोलते हैं हम लोग लैपलेस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेजियन कोऑर्डिनेट। ये लैपलेसियन इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ कार्टेजियन कोऑर्डिनेट। बस फोकस करो इसके सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन में हम आपको बोला कि ये जो सॉल्यूशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का पहला स्टेप क्या है कि आप अपने सॉल्यूशन को तीन जरूरी नहीं, 3 गो देखना है कि क्या गो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट बनाना। एक फंक्शन मान लो कैपिटल एक्स, जो ओनली फंक्शन है स्मॉल एक्स का। एक फंक्शन कैपिटल वाई, जो ओनली फंक्शन है स्मॉल वाई का। ओनली जेड, जो फंक्शन है स्मॉल जेड का। क्या किए समझिए, पहला स्टेप, इसको फर्स्ट इक्वेशन भी नाम दे देना, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दो, जिस ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। क्या किए, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट बनाए, और वो तीनों फंक्शन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। एक ओनली स्मॉल एक्स का फंक्शन जिसको कैपिटल एक्स बना, एक ओनली स्मॉल वाई, एक ओनली स्मॉल जेड का। अब क्या करना, यहां से 2 बार इस फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में और 2 बार जेड के रिस्पेक्ट में, अब फिर 1 में सब्स्टिट्यूट करना। नाउ फाइंड डेल फाई बाय डेल एक्स निकालिए आप, उसके बाद फिर डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालिए, इसको लेके चलेंगे 1 में डालने। यही काम डेल टू फाई बाय डेल वाई स्क्वायर करेंगे। तो डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर के लिए पहले डेल फाई बाय डेल एक्स निकालना होगा। तो डेल फाई बाय डेल एक्स निकालोगे, फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो ये वाई फंक्शन और जेड फंक्शन तो बाहर आ जाएगा ना, सिंपली किसका डिफरेंशिएशन,
आप इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यही ना खाली वेरिएबल हुआ, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना ये दोनों फंक्शन। बार बार हम फंक्शन x को स्मॉल x ऐसे नहीं लिखेंगे, खाली यही लिख देंगे। ये लिखे समझ लेना ये फंक्शन स्मॉल x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हुआ। अब डेल टू फाइव की बात करेंगे तो ये वाई जेड इंटू डेल टू एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप सिमिलरली डेल टू फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर निकालो। सिमिलरली डेल टू फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा एक्स जेड इंटू डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर। एंड एगो निकालेंगे आप, एंड एक डेल टू फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा एक्स वाई डेल टू जेड बाई डेल जेड स्क्वायर। ऊपर वाला जेड कैपिटल जेड है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला जेड स्मॉल एक्स। थोड़ा इस बात पर कंफ्यूज मत करना, ऊपर वाला जेड ये है, ये कैपिटल जेड, और नीचे वाला तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला जेड है। इस तीनों को वन में सब्स्टिट्यूट करना है। Put it in one। इक्वेशन वन पहले क्या था, पहले से डेल टू फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। ये पुट करने चल रहे हो ये तीनों। तो यहां पर क्या आया था, यहां पर आया था वाई जेड इंटू वाई जेड इंटू डेल टू एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर आया था, प्लस यहां पर आया था एक्स जेड इंटू डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर आया था, यहां पर आया था एक्स वाई इंटू डेल टू जेड बाई डेल जेड स्क्वायर आया था बराबर 0। ये हुआ। अब इसमें क्या करना, दोनों साइड एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये तीनों फंक्शन के प्रोडक्ट से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसमें डिवाइड होगा तो यहां पर क्या बचेगा, वाई जेड कट जाएगा, खाली 1/x बचेगा। ये बचेगा 1/x इंटू डेल टू एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स जेड कट जाएगा, 1/y बचेगा। यहाँ 1/y डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर, या और यहां से एक्स वाई कैंसिल होगा, 1/z बचेगा, 1/z डेल टू जेड बाई डेल जेड स्क्वायर। देखो एक तो हम लोग लैपलेस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं और साथ साथ ये भी मेन गौर कर रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या होता है। क्यों इस मेथड को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड बोला, क्योंकि हमने सॉल्यूशन कैसा एज्यूम किया, इस तरह का एज्यूम किया कि 3 गो इंडिविजुअल फंक्शन है और तीनों, एक है जो ओनली एक्स का फंक्शन है, एक ओनली वाई का, एक ओनली जेड का, यानी वेरिएबल को सेपरेट कर दिया हम लोग। इसलिए इस मेथड को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड बोलते हैं और बहुत यूज है इसका। लैपलेस इक्वेशन का
अभी जो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कर रहे हैं, आगे भी देखना क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, बहुत यूज होगा इसका। ये मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हो, कोई कोई मैथमेटिक्स है जो ग्रेजुएशन लेवल में अदर कहीं जगह यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स है, कुछ मैथमेटिक्स जो आगे जो फिजिक्स आना है वहां पर ये मैथमेटिक्स सब पे प्रॉब्लम, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सेपरेट कर दिया, अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सेपरेट कर दिया, उस तरह का सॉल्यूशंस लिया जा रहा है। तो ये बात यहां तक पहुंचे हम लोग। जो सॉल्यूशन हमने माना वहां से del 2 5 बाई del x स्क्वायर del 2 5 बाई del y स्क्वायर निकाल के इक्वेशन 1 में डाले, और फिर इक्वेशन 1 में डाले तो ऐसा मिला, इसमें तीनों दोनों साइड एक्स वाई जेड से डिवाइड किए तो ये आया। अब सब कुछ यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो ये जो आया है इक्वेशन, इसमें एक प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है, तीन गो टर्म है, तीन टर्म है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म इज ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, सेकेंड टर्म इज ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई, थर्ड टर्म इज ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड। ये तो देख रहे हैं। तो दिस इक्वेशन हैज थ्री टर्म, इसको एक इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। इक्वेशन 3 कंटेन थ्री टर्म। फर्स्ट टर्म is only function of x, second term is only function of y, and third term is only function of z। और तीनों का सम जीरो देख रहे हो आप, ये तब ये संभव है। देखिए ये अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म है, ये x का है, ये y का, ये z का, और तीनों का सम जीरो आ रहा है। ये तब ये संभव है जब ये x से इंडिपेंडेंट हो जाए, ये y से इंडिपेंडेंट हो जाए, और ये z से इंडिपेंडेंट हो जाए। यानी ये भी एक, ये x का फंक्शन में नहीं होना चाहिए, इसको ये y के फंक्शन में नहीं आना चाहिए, ये कांस्टेंट आना चाहिए सॉल्व होने के बाद। ये टर्म भी सॉल्व होने के बाद जेड में नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू में आना चाहिए इसको। नहीं तो अलग अलग जाति का चीज को ऐड करके कैसे जीरो कर दोगे आप ना। डिफरेंट जाति का कैटेगरी का चीज, ये एक्स कैटेगरी का फंक्शन, ये वाई, एक्स और वाई को कैसे जोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते आप। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है कि तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन का सम यदि जीरो है, ये तब ये संभव है जब तीनों फंक्शन एक इंडिविजुअली एक एक कांस्टेंट के बराबर आता हो। यदि हमने इसको सॉल्व किया और ये एक्स में ही आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करने पर ये एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। इसको भी सॉल्व करने पर ये y में नहीं आना चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको भी एक कांस्टेंट वैल्यू, तब ये तीनों का सम जीरो हो सकता है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है इसका जीरो होने का। यदि मान लो इसको सॉल्व किया, ये 2x आ गया, इसको सॉल्व किया, ये -3y स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व किया, ये ZQ आ गया, तो कहां ये कट खुट के जीरो हुआ, नहीं हुआ जीरो। सब जेड में आता तब ना सॉल्व होके जीरो होने की संभावना होता, या सब एक्स में आता तब एक, हर टर्म एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। ये बात किस तक कितने आदमी को समझ में आ रहा है? आ गया सर। तीनों टर्म है, तीनों टर्म अलग अलग जाति का होगा तो कहां से जीरो आएगा।
यदि मान लो इसको सॉल्व किया और ये x से इंडिपेंडेंट आ गया, मान लो 2 आया, x नहीं आया सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व किया ये y से इंडिपेंडेंट आ गया, मान लो -3 आया, इसको सॉल्व किए ये z से इंडिपेंडेंट आ गया, सपोज करो 1 आया, अब तो 0 हो रहा है, ये हो रहा है ना 0। यहाँ पर ये समझो, तो 3 अलग अलग जाति के चीज का समेशन 0 तब ये संभव है जब तीनों इन एक कांस्टेंट के बराबर आवे, एंड द सम ऑफ these 3 terms is 0 only when first term must be independent from x, must be independent from x, second term must be independent from y, and third term must be independent from z, तब ये तीनों का समेशन 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी आप तीनों को एक एक ठो कांस्टेंट के बराबर ही मजूम करना होगा। It means that each 3 term, each 3 term are individually equal to a constant. तो पहले अब कांस्टेंट मानोगे तीनों टर्म को, तब ये संभव है कि तीनों का सम 0 हो। जैसे अब एगो देखिए, पहला टर्म सिंबल में दिख रहा है कि x का है ये, लेकिन उसको सॉल्व करने पर x नहीं आना चाहिए उसके अंदर। लेट ये 1/x del 2x by del x स्क्वायर इक्वल टू मान लो -α² 1/y del 2y by del y स्क्वायर इक्वल टू -β²। देन इफ की बात है, यदि पहला टर्म एक कांस्टेंट किसके बराबर, -α² के कांस्टेंट, यहां x में नहीं है कोई चीज, ये y में नहीं है, कांस्टेंट है ये दोनों। अब कहोगे इसी टाइप जरूरी है क्या, माइनस लगाना जरूरी है उस कांस्टेंट में, क्या स्क्वायर टाइप का लेने क्या जरूरी है? ये आप अपना सुविधा के लिए कर रहे हो, स्क्वायर डालना ये आप अपना सिंपलिसिटी के लिए कर रहे हैं, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कर लेंगे लेकिन रिजल्ट थोड़ा आपको रूट में दिखता है तब, यदि स्क्वायर टाइप से नहीं लोगे तो। और भी फैक्टर है, स्क्वायर ही टाइप से लेना, इसको निगेटिव लगाना, इसका पर्पस हम अभी बता रहे क्यों स्क्वायर टाइप से लिए, निगेटिव क्यों लगाए। अब जैसे इसको देखिए ना, पहले ये तीसरा टर्म जो था 1/z del 2z by del z स्क्वायर, इसको ना प्लस गामा स्क्वायर लेंगे। अब ऐसा इसलिए, अब इसको माइनस में लोगे तो गलत हो जाएगा। यदि आप इस दोनों को प्लस में ले लिए रहते तो मजबूरी था कि इसको माइनस में लेना पड़ता,
यानी कोई दो का साइन सेम रखो और तीसरा वाले का ऑपोजिट रखना। कोई भी दो का साइन प्लस से रखिए, केओ को माइनस में रखिए, चलेगा। इसलिए ना, सुनो सुनो एक बात, मान लो हम दो ठो का साइन प्लस में लिया, ये तो +5 हुआ, तो 0 बनाने के लिए मजबूरी में आप तीसरा को माइनस में लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? या पहले ही 2 को माइनस में ले लिया तो तीसरा मजबूरी है प्लस में लेना होगा, तब ये 0 बनेगा। नहीं, अच्छा स्क्वायर क्यों लगाए? कि ये स्क्वायर नहीं लगाते तो ये कन्फर्म नहीं कि माइनस में है, क्योंकि हो सकता है अल्फा निगेटिव में हो, अल्फा का वैल्यू खुद निगेटिव में हो, तो अल्फा वाला निगेटिव और ये जो बाहर से निगेटिव लगा हो वो प्लस बन जाएगा, अल्फा में भी निगेटिव। हाँ, तो अब ऐसे लिखा तो ये कोई नहीं बोल सकता है कि इसका साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अल्फा पर डिपेंड करेगा। लेकिन कंफर्म करना चाहते हो कि ये निगेटिव है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या किया, अल्फा निगेटिव होगा तो स्क्वायर लगा दिए तो पॉजिटिव बनल रहेगा, समझे? अल्फा में भी, अल्फा बीटा में भी निगेटिव पॉजिटिव लिख लो बगल में, हेयर अल्फा बीटा में भी निगेटिव एंड पॉजिटिव। चौक सब भी खत्म हो गया, एक पैकेट चौक लाए थे। अल्फा बीटा एंड गामा तो ये काउज था माइनस में लेने का, स्क्वायर बना के रखने का। अब सॉल्यूशन देखिए, अल्फा एंड बीटा गामा में भी निगेटिव, ये जरूरी नहीं है इस दोनों को प्लस में लेते हो तो इसी को माइनस में ले लेना, चलेगा। अब कोई एक का सॉल्यूशन को देखो, इसको अपना ABCD मान के चलना है तो चलो आप ABC मान लो इसको, सॉल्यूशन ऑफ ए। अब ये सॉल्यूशन हम लोग को तो डायरेक्ट लिख देना चाहिए, ये जानते हैं, ये काम हम लोग ये भी सेमेस्टर 1 में किए हुए हैं, जब वाइब्रेशन पढ़ रहे थे तो ऑसिलेशन, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन ये पढ़े, तो फ्री वाइब्रेशन जो पढ़े थे उस या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो आप। लेकिन देखो ये तो पार्शियल है, इसको आप तो ऑर्डिनरी भी बना सकते हो, जब ये कंफर्म है कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में होना है इसका, क्योंकि कैपिटल एक्स तो ओनली एक्स का फंक्शन है ना, कैपिटल एक्स तो ओनली एक्स का फंक्शन है। जब यहां पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता तब ना डिफरेंशिएशन को पार्शियल से डिनोट करेंगे। इस डिफरेंशिएशन को आप D2 से भी डिनोट कर सकते हो। क्यों? ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप डेल की जगह D2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओनली एक्स का फंक्शन है। ऐसा इसलिए कि चूंकि एक्स जो है वो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, जब कोई फंक्शन में एक के कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये हो जाता है फिर d2x बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स, और ये पॉपुलर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत जगह आप देखे होंगे, 11 में देखे होंगे। 11 में सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ते हो आप
तो d2x/dt² बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे। इसका सॉल्यूशन लोग तुरंत x बराबर a sin ओमेगा t प्लस समथिंग अल्फा नॉट, है ना, इस टाइप का सॉल्यूशन लेते थे। ये चीज आप या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर 1 में पढ़े थे। मेरा कहना यह है कि इसका सॉल्यूशन इतना कैसे हुआ ये फिर नहीं करने जाना है आपको, ये तो सेमेस्टर 1 का काम था। बोले थे भी पहले कि आज हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना कैसे हुआ, लेकिन बाद में जब कभी भी ऐसा आएगा डायरेक्ट ये सॉल्यूशन मानेंगे, ऐसा बोले भी थे वहां पर। देखो तो डायरेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को, यहां का डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसको आप a साइन या कॉस में भी ले सकते हो, ओमेगा टी प्लस समथिंग इस एक फेज कांस्टेंट होता है, या नहीं भी लोगे उसको तो चलेगा, लेकिन आप लिख दो ना ये θ1 या अल्फा के टर्म्स में लिखिए, क्योंकि अल्फा के टर्म्स में नहीं लिखना चाहते हम, ये अल्फा है यहां पर, लेकिन ओमेगा नहीं लेंगे, ओमेगा की जगह यहां अल्फा लेंगे, और टी की जगह एक्स लेंगे, स्मॉल एक्स, यहां पर लेमडा लिख दीजिए, λ1। अरे यहां का ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी था, तो यहाँ टी, यहाँ किसका स्क्वायर था, ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा का स्क्वायर की जगह ओमेगा, यहाँ पर किसका स्क्वायर है, यहाँ अल्फा का स्क्वायर है, तो यहाँ अल्फा लेंगे, यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो एक्स लिया यहाँ, समझ रहे ना, और एक कांस्टेंट λ1 डाल दो, लेमडो तो लेवे किए नहीं ले लिया है लेमडा, ठीक है। हाँ ये हुआ इसका सॉल्यूशन। हम तो ये अब कैसे हुआ ये चीज नहीं करने जाना है हम लोग को,